नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में आदिकाल को नागेंद्र की बुक से पढ़ रहे थे। नागेंद्र जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, हम उसी पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। तो हमने आदिकाल में रासो साहित्य तक हमने पढ़ लिया है और आज की वीडियो हम रासो साहित्य को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पॉइंट देखते हैं, रासो साहित्य। हमने रास पढ़ लिया है, जो कि जैन ग्रंथ के अंतर्गत आता है, जो कि धार्मिक रचनाएं होती हैं। रासो क्या होती हैं? चारण कवि द्वारा लिखी जाती है। जो राजराश्रित कवि होते हैं उनके द्वारा लिखी जाती है। अपने राजाओं के मान सम्मान में उनका चरित्र वर्णन और बड़ा चढ़ा कर ही उसका करना। अब देखो, जैन साहित्य के संदर्भ में ये संकेत किया जा चुका है कि हिंदी साहित्य के आदि काल में रचित जैन रास काव्य, देखो रासो अलग होता है, रास काव्य अलग होता है। रास काव्य धार्मिक होते हैं, रासो जो होते हैं वो चारण कवि द्वारा अपने राजाओं के समर्पित होते हैं। राजाओं के उनके चरित्र वर्णन होगा, उनकी वीरता वर्णन होगा उसमें, है ना। राजाओं के लिए लिखे होंगे वो, तो रासो साहित्य कहलाएंगे। वीर गाथाओं के रूप में देखो, हिंदी साहित्य के आदि काल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से भिन्न हैं। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रासो काव्यों में धार्मिक दृष्टि के प्रधान होने से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई जो वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। मतलब दोनों की पद्धति अलग अलग है। जहाँ पे रास जो है वो धार्मिक ग्रंथ लिखते हैं, और जो रासो हैं वो क्या लिखते हैं? वीरता परक ग्रंथ उसमें होते हैं। अपने राजाओं की चरित्र वर्णन उसमें किया जाता है, अपने राजाओं के वीरता का, उनके मतलब कि उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर वो चीज़ें लिखी रहती हैं। किस में? रासो साहित्य में। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। फलतः इनका आकार रचनाकारों की मृत्यु के पश्चात भी बढ़ता रहा है। रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता रासो काव्यों को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे उसके उत्तराधिकारी राजागण अपने आश्रित अन्य कवियों से उसमें अपने चरित्र भी सम्मिलित करा देते थे। यही कारण है कि इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का भी वर्णन मिलता है तथा भाषा में भी उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक भी पाई जाती है। राजस्थान के कतिपय व्रत संग्रहकर्ताओं ने अधिकांश रासो काव्यों को इन्हीं बातों के कारण अप्रामाणिक रचनाएं माना है। भाषा वैज्ञानिकों ने उन्हें समर्थन भी मिल गया है, परंतु इतिहास के मर्म को समझने वाले विद्वान उन व्रत संग्राहकों के कथनों पर विश्वास नहीं करते। सत्य यही है कि रासो काव्य की रचना आदिकाल में ही हुई थी। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित हैं वे प्रक्षेपित हैं। इसी मान्यता के आधार पर हम रासो ग्रंथों को आदिकाल का साहित्य स्वीकार करके यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम ले रहे हैं हम? खुमान रासो का। 9वीं सदी की थी ये। अब इसे हर राइटर ने अलग अलग बोला है, लेकिन अधिकतर हम 9वीं सदी का मानते हैं। अब देखो, ये देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
ने इसको 9वीं शताब्दी की रचना माना, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण है। राजस्थान के व्रत संग्राहकों ने इसको 17वीं शताब्दी की रचना बताया। तो स्टॉमक पॉइंट देखो, राजस्थान के व्रत संग्राहकों ने इसे 17वीं शताब्दी की रचना बताया, क्योंकि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। तो खुमान रासों का 17वीं सदी तक बताने का मुख्य कारण क्या था कि इसमें 17वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह खुमान रासों से शुरुआत होकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन मिलता है, और इसी आधार पर वे इसको आदिकाल की रचना नहीं मानना चाहते। वास्तविकता यह है कि इस काव्य का मूल रूप 9वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन उस समय की परिस्थितियों के यथार्थ ज्ञान तथा भाषा के आरंभिक हिंदी रूप के प्रयोग से इसी तथ्य के प्रमाण मिलते हैं। व्रत संग्राहकों के पास इतिहास को समझने की पैनी दृष्टि नहीं थी, इसीलिए राजस्थान में रहते हुए भी वे आदिकाल की संपत्ति को भक्ति काल और रीति काल के भंडार में डालने का दुराग्रह करके यश अर्जित करते रहे हैं, जबकि वह संपत्ति उन कालों की प्रवृत्तियों से किसी भी रूप में मेल नहीं खाती। इन लोगों ने रचनाकारों के नामों के संबंध में भी भ्रम पैदा किया है। अधिकांश विद्वानों ने 9वीं सदी के खुमान नरेश के समकालीन दलपति विजय को खुमान रासों का रचयिता माना। बिल्कुल सही बात। क्योंकि व्रत संग्रहकर्ताओं ने यह सिद्ध करने की असफल चेष्टा की कि उसका रचयिता 17वीं सदी के दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। तो देखो भैया, 17वीं सदी के दलपति विजय नाम का कोई जैन साधु था। रचना शैली तथा विषय वस्तु से सिद्ध है कि यह काव्य किसी जैन साधु की रचना नहीं हो सकता। यदि जैन साधु ने इसे लिखा होता तो निश्चय ही इसमें धर्म भावना किसी न किसी रूप में व्याप्त मिलती। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित देखो किसके याद कर रहा, खुमान रासों की पूना के संग्रहालय में सुरक्षित है। खुमान रासों की प्रति कहाँ पर है? पूना संग्रहालय में। यह 5000 छंदों में का विशाल काव्य ग्रंथ है, जो राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भाव भूमि का विस्तार हुआ है। संदर्भ के अनुसार नायिका भेद, षड ऋतु आदि के चित्रण भी मिलते हैं। राजाओं की प्रशंसा काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार की धारा भी आदि से अंत तक चली है। वस्तु वर्णनों में पर्याप्त रमणीयता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं तथा इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। देखो भैया, खुमान रासों की भाषा कैसी है? राजस्थानी हिंदी। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णनों का प्राचुर्य है। एक उदाहरण देखिए, ये कोट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पियो चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अवणे अणवे खीज, संदेशो पीण साहिबा पाछो फिरिए न देह, पंछी घायला पिंजरे छूटन रो संदेश।
प्राचीन काल में मुद्रण के अभाव के कारण लिपिकर्ता जैसे लिखते थे वैसा ही ग्रंथ की भाषा का रूप हो जाता था। धार्मिक साहित्य में धार्मिक भावना के कारण शब्दों के मूल रूप की रक्षा का प्रयत्न किया जाता था, किंतु रासो काव्य के प्रति वैसा कोई भी आग्रह नहीं होता था। अतः उनकी भाषा का लिपिकर्ताओं की भाषा के रूप के प्रभाव पड़ते रहते थे रूपों के प्रभाव पड़ते रहते थे। इस काव्य की भाषा के साथ भी यही हुआ। कुमार रासो की बात चल रही है। वस्तुतः इस ग्रंथ के मूल रूप तक पहुँचने के लिए प्रामाणिक पाठ संपादन की आवश्यकता है। अगला रचना रही है बीसल देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल कवि ने 1155 ईस्वी में की थी, जैसा कि निम्नांकित उद्धृत से स्पष्ट होता है। ये कोटि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1272 मझारी जेठी वधी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभी शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी कास मीरा मुख मंडनी रास प्रसागो बीसल देराई। अगला देखो, प्रथम पंक्ति से संवत 1272 वर्ष भी माना गया है। नाल 1272 देखो मझारी, किंतु अधिकांश विद्वान 1212 को विक्रम ही स्वीकार करते हैं। कुछ व्रत संग्रहकर्ताओं ने इस अर्थ को भी आदि काल की रचना नहीं माना। यह संभव है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन होते रहे हों, किंतु उससे इसकी प्राचीनता समाप्त नहीं हो जाती। मोतीलाल मनेरिया 16वीं शताब्दी के नरपति नामक एक गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। ये लो, अब बात करते हैं देखो आगे। किंतु माता प्रसाद गुप्त ने कई प्राचीन प्रतियों के आधार पर सिद्ध किया कि यह कृति 14वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। देखो भैया, मोतीलाल मनेरिया ने 16वीं शताब्दी का बताया है, माता प्रसाद गुप्त ने 14वीं शताब्दी का। नवीन खोजों में एक प्राचीन प्रति मिलती है जिसमें इस काव्य का रचना काल 1016 ईस्वी सिद्ध होता है। उसमें यह पंक्ति मिलती है, संवत सहस 73 जानी नाल कबीसर सरसीय वाणी। बीसल देव रासो मूलतः गे काव्य है। गे मतलब गाने वाला काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का मत है कि यह काव्य गे नहीं है। ये देखो भैया, बीसल देव रासो को किसने गे काव्य नहीं बोला था? तो आप बोलेंगे मोतीलाल मनेरिया ने। शायद वे गेयता का अर्थ लोक गीतों की तरह गाया जाना लगाते हैं और इस आधार पर यह कह सकते हैं कि राजस्थान में कभी भी यह गे नहीं रहा। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128, ये स्टामक पॉइंट अभी है बीसल देव रासो का, माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। यह पाठ बीसल देव रासो का मूल रूप बताया जाता है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज स्वरूप सिद्ध होती है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती, स्टामक पॉइंट है कि भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग व पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें एक तो लड़की है राजमती मैंने गलत लिख दिया, का विवाह किससे हो रहा है? आपका बीसल देव तृतीय से हो रहा है। अब देखो इधर
इसमें एक पॉइंट और आएगा, देखो मैं भी आपको बताता हूँ। राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा उड़ीसा चला जाता है। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी और रुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। संदेश रासक के समान ही बीसल देवरासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति के सरस है। मेघदूत, स्टामक पॉइंट देखो, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा इसमें भी मिलती है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भेजती है। जब वह लौट आता है तब राजमती श्रृंगार करके उससे मिलती है। श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों के अत्यंत मार्मिक चित्र कवि ने प्रस्तुत किए। राजमती में एक कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान है जो विरह के चित्रों को कांतिमय बनाए है। संयोग के समय भी यही कांति काव्य सौंदर्य की वृद्धि करती है। राजमती की वाणी व्यंग्यात्मक होती है जिससे उसके पति का हृदय हिल जाता है। पति के हृदय को भेदने वाला राज कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वह कुलीनता संस्कार ही उसकी समस्त विरह वेदना का आधार है। विरह वेदना का आधार है, वहीं से उसका विवस्था तक पहुंचता है। अब देखो ये कोट पूछा जाता है भैया बार बार, बीसल देव का ये, अस्त्रीय जन्म काहि दीधु महेश, अवर जन्म थारही घड़ा रे नटेश, रानी ना सिरजिए ध्योलिय गाई, वण षंड काली कोयली, हऊ बैसती अम्बा नई चंपा की डाल, भस्ती दास बीजो रणी, ईणी दूस झुरई अब लाजी बाल। तो ये बीसल देव रासों का पद था। इस प्रकार इस काव्य के वर्णनों में एक संस्कार की दृष्टि मिलती है जो नारी गरिमा की स्थापना करते हैं। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों में से भी भाव चित्रण को सौंदर्य दिया। 12 मासों तथा ऋतु के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह की विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक हुई तथा अनुभूतियों को भी सुकुमारता प्रदान की। बीसल देव रासों की श्रृंगार परंपरा का आदि काल में ही अंत नहीं होता। विद्यापति से होते हुई यही परंपरा भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्य तक पहुंचती है। समझे ये बात? कृष्ण भक्तों को भी उसने प्रभावित किया। रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काल के रूप में चरम विकास हुआ। हमीर रासो, अगला जो रचना रही है हमीर रासो की है। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के कुछ अंश या कुछ छंद मिले थे। 8 छंद थे शुरुआती। उन्हीं के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु राहुल सांकृत्यायन जी ने उन पद्यों को जज्जल नामक किसी कवि की रचना घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का ना होकर
एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। अतः सारंगधर कृत अमीर रासो, ठीक है, का अस्तित्व संकट में पड़ा है। अभी तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर के, इस चीज को याद रखना। परमाल रासो उत्तर प्रदेश के आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था, अतः इसके मूल की सुरक्षा नहीं हो सकी। इसमें अनेक अंश बाद में जोड़े गए हैं तथा अनेक अंशों के वर्णन और भाषा संबंध परिवर्तन किए गए हैं। धीरे धीरे आला लोक गीतों की एक शैली ही बन गया है, अतः आधुनिक विषयों पर आला लिखे जाने लगे हैं। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के अभाव में मौखिक रूप में उपलब्ध आला खंड के आधार पर परमाल रासों के साहित्यिक स्वरूप के विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 1865 इस्टामा पॉइंट 1865 में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी पंचाणी सभा से प्रकाशित कराया था। तो आला खंड से चार्ल्स इलियट ने, और आला खंड को हम वर्तमान में क्या बोल रहे हैं, देखो इधर, ये देखो साफ साफ बोल रहा है कि श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी पंचाणी सभा से प्रकाशित कराया। समझे बात? इस नए रूप में उपलब्ध परमाल रासों यद्यपि सर्वथा प्रमाणिक कृति तो नहीं है, तथापि आदि काल में रचित मूल परमाल रासों के ऐतिहासिक अस्तित्व को समझने में सहायक अवश्य है। परमाल रासों का रचयिता जगनिक नामक कवि माना जाता है, जो महोबा के राजा परमर्ती देव का आश्रित था। इसने इस काव्य में आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण चढ़ाइयों का वर्णन किया है। इसी आधार पर इसका रचना काल 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तब दुर्बलों में भी तलवार चलाने की स्फूर्ति आ जाती है। विवाह और शत्रु प्रतिशोध वीरता के प्रदर्शन का आधार रहे हैं। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। भावों के अनुसार ही भाषा भी चली है और उसमें एक विशेष शब्द ध्वनि सर्वत्र व्याप्त हो गई है। गेयता का गुण इस काव्य को विकासशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले जाता है, किंतु इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। भाषा की दृष्टि से इस काव्य का मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि मूल रूप का कोई भी अंश अब शुद्ध रूप में सुरक्षित नहीं है। उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे आला शैली कहना ही उचित है। इसकी वर्णन शक्ति और प्रभाव उत्पादकता को समझाने में निम्नांकित पंक्तियाँ कुछ सहायक हो सकती है। 12 बरस लू कूकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। पृथ्वीराज रासो बहुत
महत्वपूर्ण है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। उन्होंने चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था। कौन बोलते हैं? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। इनके जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी इनका जन्म वर्ष 1159 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। ठीक है, रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के थे। कौन? चंद्रबरदाई भट्ट जाति के थे और जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री जी द्वारा प्राप्त चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया। वह वंश वृक्ष शास्त्री जी को नानू राम भाट से प्राप्त हुआ था। तो याद रखना, इनको ये वंश वृक्ष कहाँ से प्राप्त हुआ? महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री को नानू राम भाट से प्राप्त हुआ, जो स्वयं को चंद का वंशज मानता था। किंतु कथा के अनुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें से चतुर्थ पुत्र जल्ल था। तो देखते हैं, 4 पुत्रों में छोटा कौन सा? जल्ल है। जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था, उस समय चंद जी महाराज के साथ गया था तथा अपने पुत्र जल्ल को पृथ्वीराज रासो सौंप गया था। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन निरपकाज। कहा जाता है कि जल्ल ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। अब देखो पद आ रहा है इसमें, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धारी जिमि पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्र कत चंद नंद उद्धरी तिमि। ठीक है, यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हित अर्थ अपना बलिदान किया था। वह बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर और स्वामी भक्त कवि था। पृथ्वीराज उसे सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं उसकी हर बात मानते थे। पृथ्वीराज रासो के संस्करण, तो तुम सभी को पता 4 संस्करण थे। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रस्तुत है। जो बीसल देव रासो वो भी 4 खंडों में विभाजित है। सबसे बड़ा संस्करण वह है जिसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद हैं। किसके द्वारा? जो ये हस्तलिखित प्रति जो सबसे पहले आई है उसमें बोला गया है। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। किसके द्वारा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हो रहा है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर तथा बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। हस्तलिखित प्रति है ना, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंद का है, जिसमें केवल 19 समय सर्ग हैं।
इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। ठीक है, अब देखो अबोहर भी सबसे पहले उदयपुर, फिर अबोहर, बीकानेर, फिर तीसरे में बीकानेर। चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। दशरथ शर्मा ने मूल रासो किसको माना है? तो जो इसका चौथा संस्करण है जिसमें कुल 700 ही, जिसमें सबसे छोटा 1300, 3500, 7000, 16306। ठीक हो गया। प्रामाणिकता। इन चार संस्करणों को देखकर यह प्रश्न सहज रूप से उत्पन्न होता है कि इनमें से प्रामाणिक संस्करण कौन सा है, और इसी से लगा हुआ वह विवाद भी बढ़ जाता है जिसके अनुसार पृथ्वीराज रासो को एक जाली ग्रंथ माना गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वाधिक विवादास्पद रहा। विद्वानों में कई वर्ग बन गए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वानों ने यह माना है कि पृथ्वीराज रासो का जो संस्करण सभा से प्रकाशित हुआ वह प्रामाणिक है। ठीक है, प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं? स्टामक पॉइंट है भैया, इसको देख लो। श्याम सुंदर दास, मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टाड आदि विद्वान। वहीं दूसरा वर्ग रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दान, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद आदि विद्वानों का, जो रासो को सर्वदा अप्रामाणिक ग्रंथ घोषित करते हैं। आचार्य कि शुक्ल जी अप्रामाणिक मानते हुए भी अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि वे मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो में लिखा है, किंतु उसका मूल रूप आजकल उपलब्ध नहीं है। चौथा मत नरोत्तम स्वामी का है। देखो भैया, चार मत आए हैं। चौथा मत क्या है? नरोत्तम स्वामी। इन्होंने तो खतरनाक ही बात बोली है, देख लेना भी। इन्होंने सबसे अलग यह बात कही थी कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासो की रचना की थी। मतलब दशरथ नरोत्तम दास जी ने पृथ्वीराज रासो को, कई लोग महाकाव्य बोल रहे हैं, कई क्या बोल रहे हैं, उन्होंने बोला जी ये तो मुक्तक काव्य है। कौन बोलते हैं? नरोत्तम दास। इनके इस मत से कि रासो मूलतः प्रबंध काव्य नहीं है, अन्य कोई विद्वान सहमत नहीं है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य शैली, सौंदर्य पर रीझ कर इसने लगभग 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। तासी भी इसकी प्रामाणिकता में संदेह नहीं करते थे। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इस ग्रंथ का मुद्रण भी आरंभ कराया था 1775 में, 1875 सॉरी। डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर इसे अप्रामाणिक रचना घोषित किया। फलतः राजस्थान के कुछ इतिवृत्त खोजियों कवि राजा मुरारी दान, श्यामल दान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा आदि ने इस काव्य को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए सायस तर्क जुटाए। इन विद्वानों के तर्कों को निराधार सिद्ध करने का प्रयत्न किया डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वस्तुतः यह विवाद इतना उलझ गया कि अब तक कुछ विद्वानों इसे अप्रामाणिक कृति सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। वे अदर्थ नए नए तर्क खोजते रहते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उनके द्वारा खोजे गए तर्कों को निराधार सिद्ध करने के लिए सामग्री जुटाते रहते हैं। अप्रामाणिक तर्क, जो लोग रासो को अप्रामाणिक रचना मानते हैं, उनके तर्क निम्नलिखित हैं, और ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पेपर में डाटा पूछे जाएंगे। रासो में उल्लिखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। इसमें परमार, चालुक्य, चौहान, क्षत्रिय को अग्निवंश माना गया है, जबकि यह सूर्यवंश प्रमाणित होते हुए हैं। अगला बोल रहा है पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, संयुक्ता स्वयंवर आदि घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती है।
तीसरा फैक्ट, अनंगपाल, पृथ्वीराज और विशालदेव के राज्यों के संदर्भ भी अशुद्ध है। पृथ्वीराज की माँ, उधर देखो, पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूरी था, जो रासों में कमला बताया गया है। तो पृथ्वीराज रासो की माँ का नाम, पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या है? रासो ग्रंथ के अनुसार कमला, जबकि बताया क्या जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से कर्पूरी। पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के समर सिंह के साथ बताया गया है, जो अशुद्ध है इस ग्रंथ में। कि जो पृथ्वीराज की बहन का नाम क्या है? देखो, प्रथा, और प्रथा का विवाह किसके साथ हो रहा है? मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का वर्णन है, जो इतिहास से मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के कितने विवाह हैं? 14 विवाह हैं, इस चीज़ को याद रखना। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना भी इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज द्वारा सोमेश्वर का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। रासों में दी गई तिथियां अशुद्ध हैं। सभी तिथियों में इतिहास की तिथियों से प्राय 90 से 100 वर्ष का अंतर है। यदि उपयुक्त तथ्यों को ही अंतिम प्रमाण मान लिया जाए, तब तो पृथ्वीराज रासों को अप्रमाणिक रचना कहा ही जा सकता है, किंतु दूसरे पक्ष के तर्क भी इस संबंध में विचारणीय है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि इसका मूल रूप प्रक्षेपों में छिपा हुआ है। इधर जो लघुत्तम प्रतियां मिली हैं, उसमें इतिहास संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। घटनाओं में 90-100 वर्ष का जो अंतर संवत की भिन्नता के कारण है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की, उसके अनुसार तिथियां भी शुद्ध सिद्ध होती हैं। तो याद रखना, आनंद संवत किसने शुरुआत करी है? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है, पृथ्वीराज रासों में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरमयी अनुसारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। रासो इतिहास ग्रंथ ना होकर काव्य रचना है, अतः उसमें इतिहास का सत्य खोजना और उसके ना मिलने पर उसे अप्रमाणिक घोषित करना अनुचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह मत भी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुखी संवाद के रूप में हुई है, अतः जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो वे भी अंश प्राय प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। जिन लोगों ने रासों में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग देखकर उसे जाली ग्रंथ माना, उनके विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि चंद लाहौर का निवासी था, वहाँ उस समय मुसलमानों का प्रभाव आ चुका था, अतः उसकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का मिश्रण होना सहज था। विद्वानों ने बाल की खाल खींचने की चेष्टा में अनेक तर्क प्रस्तुत किए, जो इस काव्य की प्रामाणिकता के लिए उचित कसौटी नहीं बन सकी। पृथ्वीराज रासो ही हिंदी रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी यदि अनेक प्रकार के तर्क दिए जाएं, तो उनकी प्रामाणिकता भी किसी न किसी सीमा तक संदेह का विषय बन सकती है। रामचरितमानस में तो प्रक्षिप्त अंश स्वीकार भी किए जाते हैं। कोई ऐसे पद भी हैं जो सूर और मीरा दोनों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अतः प्रक्षिप्तांशों या इतिहास विरोधी कथनों के आधार पर पृथ्वीराज को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं। चंद ने पृथ्वीराज के जीवन की घटनाओं को जैसा सजीव वर्णन किया, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज का समकालीन कवि था। रासों को अप्रामाणिक मानना उचित नहीं है। यदि इस विवाद में कोई सत्यांश झलकता भी है तो
वह इतना है कि पृथ्वीराज रासों में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंशों का भी समावेश हुआ है। अब आ रहा है काव्य उत्कर्ष। तो वीडियो 40 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है, और अगला पार्ट हम बनाएंगे उसमें इसको फिनिश कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर है 70, मतलब क्वेश्चन पेज नंबर है 70वां, काव्य उत्कर्ष। ठीक हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो। थैंक यू।